वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आचार संहिता। देखिए, अगर आपको इस तरीके के वीडियोस चाहिए या फिर इस तरीके के वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जनप्रतिनिधि और आचार संहिता। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, वर्ष 2018 में अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय संस्थाओं के प्रति नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने और कार्यपालिका विधायपालिका के कामकाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए नीति निर्माताओं से सांसदों एवं विधायकों हेतु एक आचार संहिता के निर्माण का आग्रह किया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में भी नैतिकता और राजनीति पर चर्चा करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम का अटूट हिस्सा रहे नैतिक आचरण के ऊंचे मापदंड भारतीय राजनीति में समय के साथ कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न अनिवार्य है कि हमें नैतिक आचरण के ऊंचे मापदंडों की विरासत को बरकरार रखने के लिए नियमों की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट जब आपको पता चलता है, जब आपने कभी सुना होगा कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के कुछ दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, आचार संहिता कुछ नहीं है। आचार संहिता क्या है? एक बंच ऑफ रूल है जिसके अनुसार आप एक प्रतिनिधि या फिर एक किसी भी प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति को बताते कि आपको इस दायरे में रहकर कामकाज करने हैं। पर आपको पता होगा कि जो भी सिविल सर्वेंट है उनके लिए तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक आचार संहिता है, एक अलग से पेपर एथिक्स का है, एक नैतिकता उनके लिए बताई जाती है। पर सांसदों विधायकों के लिए इस तरीके की कोई भी आचार संहिता नहीं है। तो इसी को लेकर एम वेंकैया नायडू ने, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला था कि एक आचार संहिता हमें बनानी चाहिए। तो आचार संहिता का एक शब्द देख लेते हैं हम, आचार संहिता क्या है। देखिए, अगर आपको आंसर राइटिंग में कहीं लिखने आ जाए तो आप आराम से इसको लिख सके। आचार संहिता का अर्थ सामान्य शब्दों में आचार संहिता नियमों का एक समूह है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नियमों का एक बंच है, एक समूह है जो किसी प्राधिकरण के व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करता है, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। नीति संहिता व आचार संहिता को लेकर प्रायः भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अक्सर लोग आचार संहिता और नीति संहिता को एक ही मानकर एक दूसरे के पर्याप्त के रूप में इनको देखते हैं। हालांकि दोनों के मध्य अंतर होता है। जेरेमी बेंथन का यह कथन इसी अंतर को भलीभांति से स्पष्ट करता है। उन्होंने क्या कहा था, ये हम देख लेते हैं। देखिए, नीति संहिता में आम तौर पर सामान्य मूल होते हैं, जबकि आचार संहिता में उन सिद्धांतों की बात होती है या उन सिद्धांतों को बताती है जो मूल्यों से प्राप्त होते हैं। मूल्य सामान्यतः नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं, जबकि सिद्धांत वे अपेक्षित नैतिक शर्तें या व्यवहार होते हैं जो मूल्यों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अतः सैद्धांतिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीति संहिता मूल को संदर्भित भी करती है और मूल्य साध्य है तो आचरण संहिता उसे प्राप्त करने का साधन है। अगर मूल्य साध्य है तो आचरण संहिता उसे प्राप्त करने का एक साधन है। तो जब ये आप समझिए मूल साध्य है तो कितना जरूरी हो सकता है ये हमारे लिए साधन को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि एक मंत्रियों के लिए आचार संहिता क्यों होनी चाहिए। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, तो कैसे अपराधी व्यक्ति राजनीति में जा रहे हैं और हमारी जो व्यवस्था, जो एक पवित्र लोकतंत्र है, उसका पार्ट बन रहे हैं या उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति वहां पर ना पहुंचे, इसके लिए एक आचार संहिता भी होनी चाहिए। और अगर चुनावी जीत भी जाते हैं तो वो किस तरीके का व्यवहार करें, किस तरीके का आचरण हो, और अगर उसके दायरे से बाहर जाकर वो आचरण करते हैं तो उन्हें किस तरीके का दंड का प्रावधान हो, ये सब आचार संहिता में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता की क्या पृष्ठभूमि है, क्या पहले से क्या क्या इनके लिए प्रयास किए गए हैं। देखिए, भारत में
उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों और जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर एक चर्चा का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1964 में मंत्रियों के लिए आचार संहिता बनाए जाने की बात की गई कि मंत्रियों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। विदित हो, इस संहिता में केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के आचार से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिनमें मंत्रियों द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, जैसे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। अब आप ये समझिए कितना जरूरी है, और हमें इन सब चीजों के बारे में जो आम जनता है उनको पता भी नहीं होता है कि इस तरीके की कोई चीजें हैं और मुद्दे क्या होते हैं। मुद्दे ये होते हैं, मुद्दा ये होता है कि गौहत्या मुद्दा, धर्म को लेकर कोई मुद्दा उखड़ता है, जो मेन मुद्दे हैं उन पर कभी चर्चाएं होती ही नहीं है। विदित हो कि इस संहिता में केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के आचरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे, जिनमें मंत्रियों द्वारा क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए शामिल है। 1999 में मुख्य न्यायाधीश ने एक सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु एक आचार संहिता अपनाने का संकल्प लिया था। ठीक है, विदित हो कि 15 सूत्र इस संकल्पना की सिफारिश की गई थी कि सेवारत न्यायाधीशों को आधिकारिक और व्यक्तिगत जीवन के मध्य अलगाव को बनाए रखना चाहिए। सांसदों के मामले में आचार संहिता के निर्माण का कार्य दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में नैतिकता पर संसदीय स्थायी समिति के गठन के साथ ही शुरुआत होती है। राज्यसभा में इस समिति का उद्घाटन समिति के अध्यक्ष KR नारायण द्वारा वर्ष 1997 में किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता कैसे पड़ती है, क्यों जरूरी है जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता। तो देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चुनावों को लेकर लोकतंत्र के पर्व के रूप में देखा जाता है, किंतु भारत के इसी लोकतंत्र पर्व पर एक अन्य पक्ष भी है। भारत में चुनावों को अक्सर निजी हमलों तथा अपमानजनक और नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए याद किया जाता है। सामान्यतः इन अपमानजनक और नफरत फैलाने वाले भाषणों के कारण ही देश में सांप्रदायिकता और अराजकता का माहौल पैदा होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों के आचार को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। कई जनप्रतिनिधि अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के प्रयास में अक्सर अपने निजी सार्वजनिक जीवन के मध्य रेखा को मिटा देते हैं और चुनाव जीतने के लिए वे किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ राजनेता मतदाताओं को प्रतिकूल परिणाम भुगतने की भी धमकी दे देते हैं। देश के सदन की कार्य क्षमता में काफी कमी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1952 से वर्ष 1967 तक तीनों लोकसभाओं ने औसतन 600 दिनों या 3700 घंटे तक कार्य किया, जबकि 16वीं लोकसभा 2014-2019 ने मात्र 1615 घंटे मतलब 1615 घंटे ही कार्य किया। विदित हो कि अंतिम लोकसभा का कार्य अब तक की सभी पूर्ण लोकसभाओं के औसत घंटे से भी 40% कम है। संसद में हंगामा करना, अस्वीकार टिप्पणी करना और सदन की कार्रवाई को बाधित करने जैसे आरोप मौजूदा समय में लगभग प्रत्येक छोटे बड़े नेता के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधि देश के आम नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और यदि वे अपने आचरण सुधार नहीं करेंगे तो आम जनता को भी इस सुधार के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग बन गया है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जाता है कि भारत में राजनीति अपराधियों को बच निकलने का एक नया रास्ता प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में आचार संहिता के माध्यम से काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। अतः राजनीतिक भाषणों और अभिव्यक्तियों में शिष्टता सुनिश्चित करने के लिए, शिष्टाचार सुनिश्चित करने के लिए राजनेता हेतु एक आचार संहिता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारी बात हुई कि हमें जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता क्यों है। अब जनप्रतिनिधि हेतु आचार संहिता के प्रमुख बिंदु कौन कौन से, क्या क्या उनमें बातें होनी चाहिए। देखिए, जनप्रतिनिधियों हेतु आचार संहिता के प्रमुख बिंदु सबसे पहला तो एक पॉइंट ये है कि जनप्रतिनिधियों और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपने निजी हितों और सार्वजनिक हितों के मध्य संघर्ष को बचाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट,
फिर उसके बाद किसी भी सांसद को उन सवालों पर सदन में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनमें उनका निजी हित या निहित छुपा हुआ है। किसी भी सांसद को उन सवालों पर सदन में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि सदन में पेट्रोल से संबंधित किसी मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, तो इस स्थिति पर ऐसे सांसदों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए जो पेट्रोल के व्यवसाय में जुड़े हुए हो। तो ये एक आचार संहिता का एक नियम इसमें बनाना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे इसमें काफी हद तक सुधार के, या फिर आप ये देखेंगे कि जो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी वो इस तरीके से आ सकती है। 100 से अधिक सदस्य वाली विधायिका में कार्य के न्यूनतम 110 दिन और 100 दिन से कम सदस्य वाली विधायिका में न्यूनतम 90 से 95 दिन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। मतलब ये है कि 100 दिन की अगर कार्यपालिका विधायिका है तो आपको 110 से या फिर 90 से 95 दिन आपको कार्य करना ही करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2014 से 2019 की जो लोकसभा रही है उसमें कितना कम, मतलब जो कार्य होते थे उससे भी 40% कम कार्य हुए। अब आप पूछेंगे कि ये सारे कार्य करता कौन है, तो देखिए ये सारे कार्य क्या होता है, एक किचन कैबिनेट होती है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो सारे किचन कैबिनेट के द्वारा ही ले लिए जाते हैं और संसद में ना ही इसकी चर्चा होती है ना ही कुछ होता है, और एक तरीके से एक निरंकुशता आती है। अब अन्य देशों में क्या व्यवस्था है इसके लिए ये हम देख लेते हैं। देखिए कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन ने इस संदर्भ में एक आयुक्त की नियुक्ति की है जिसके पास अन्य सदस्यों के अनुरोध पर या सदन के प्रस्ताव पर या स्वयं की पहल पर हितों के टकराव के मामलों की जांच करने की शक्तियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनवरी में 1972 में बुडापेस्ट के सदस्यों ने एक आचार संहिता बनाई थी। अमेरिका के पास भी इस संदर्भ में 1968 में एक आचार संहिता मौजूद है। तो मतलब आप ये बांध के देखिए लगभग सभी देशों में आचार संहिता है। अब हम बात करते हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता और सेकंड ARC की रिपोर्ट क्या कहती है। तो प्रतिनिधियों के प्रशासन के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन की आशा की जाती है। ऐसे में उनके आचार और व्यवहार को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रशासनिक आयोग ने जनप्रतिनिधियों के नैतिक आचरण पर संहिता प्रस्तुत की है। उन्हें उसके जो विचार है वो इस प्रकार है। देखिए पहला तो उनका ये विचार है कि उन्हें सामूहिक नेतृत्व का पालन करते हुए नैतिकता के सर्वोच्च मानक बनाए रखने चाहिए तथा अपने विभाग की नीतियों, निर्णय और कार्यों की जानकारी संसद या विधायिका को देना चाहिए। उसके बाद उन्हें हितों के टकराव से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्तव्य और निजी हितों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, और साथ ही उन्हें अपने राजनीतिक, दलीय और निजी हितों की पूर्ति के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद सिविल सेवकों में की राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। सरकारी निधि का उपयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए। उसके बाद अपने कार्यशैली में वस्तुनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, समानता आदि का समावेश और अभ्यास करना चाहिए। ये सेकंड ARC की रिपोर्ट में कहा गया। हम इसकी आगे की राह देखें तो देखिए इस संदर्भ में चुनाव आयोग की भूमिका को अधिक विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। उनकी भूमिका आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग को ऐसे उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों में इनकी उम्मीदवारी रद्द करने की भी सिफारिश करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने जैसे कठोर कदम देश के लोकतंत्र के पक्ष में हो सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आचार संहिता विपक्ष की भूमिका पर अंकुश लगाने का साधन ना बन जाए। तो ये इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन अगर इस पे पूछा जाए तो ये देखिए, जनप्रतिनिधियों और उच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इस संबंध में द्वितीय प्रशासनिक आयोग के विचारों का उल्लेख कीजिए। ये इसका एक क्वेश्चन हो गया, इस पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।